हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा एनसीएफ चल रहा है। हमने बताया था कि पहले हम लोग एनसीएफ कंप्लीट करेंगे, एनसीएफ के बाद फिर आरटी, फिर एनईपी 2020, फिर उसके आगे जो सब्जेक्ट आप कहेंगे पहले उसकी पेडागोजी पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो एनसीएफ पे हमने एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी हम लोग देख चुके हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हमारा हो चुका है। आज हम देखेंगे एनसीएफ में गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। क्या देखेंगे? एनसीएफ में गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। इसमें लिखा गया है कि बालक में गणितीकरण सोच का विकास करना। जो भी चीज़ें हम बालक को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान देना है कि उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जिससे वो क्या है, गणितीकरण कर सके, नंबर का पहचान कराना, ठीक है। अगला कह रहा है कि तर्क क्षमता एवं अमूर्त चिंतन का विकास करना। बालक के अंदर गणितीय सोच विकसित करना है, तर्क करना और अमूर्त चिंतन का विकास करना। अमूर्त का मतलब हमने कल ही बताया था, जो चीज़ें दिखाई न दे उसके बारे में क्या करना, कल्पना करना, सोचना, तर्क करना, ठीक है। आगे हमारा है समस्या समाधान का विकास करना। नेक्स्ट है गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको वो अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज कर सके, इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसको क्या करना है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के बताना है कि अपने डेली रूटीन या डेली लाइफ में वो कैसे उसे यूज कर सके। अगला हमारा है गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध। जो चीज़ हम गणित जैसे पढ़ा रहे हैं तो गणित का अदर सब्जेक्ट में क्या यूज है, ठीक है, उसके बारे में बताना। जैसे फिजिक्स में हमारा यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है और इतिहास भूगोल में हमको नंबर्स देने में यूज होते हैं, तो उसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। तो क्या है, एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है कि बालक के अंदर गणितीय सोच विकसित करना, तर्क करना, अमूर्त चिंतन का विकास करना और समस्या समाधान का विकास करना। समस्या समाधान, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आप किसी बालक को दे रहे हैं तो वो उस पर पहले क्या करेगा, सोचेगा, विचारेगा, फिर इसके बाद चिंतन करेगा। जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में क्या करेगा, वो सोचेगा, विचार करेगा, फिर उसके पास वो समस्या अगर कोई चीज़ हम किसी बालक को दे रहे हैं, अगर वो उसके पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ी हो तो उसके लिए क्या होगी, वो समस्या होगी। तो बालक को जो भी चीज़ें हम देंगे, जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान इतना रखना है कि जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो। अगर उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी तभी बालक क्या उसमें रुचि दिखाएगा। जब रुचि दिखाएगा तो जानने के अंदर से क्या आएगी, इच्छा, कल्पना, ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको डेवलप करना है। तो बालक को कभी भी कोई क्वेश्चन देने से पहले देखना है कि वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई है कि नहीं। अगर हम 1 2 3 4 अगर पढ़ा दिए, अगर गिनती आप पढ़ा दिए हैं तो गिनती के जस्ट बाद आपको क्या है, उसके बाद ही टेबल बताना है या उसके बाद ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बताना है। अगर नंबर्स का ज्ञान ना हो तो उसके पहले आप क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा और उसमें उतना रुचि नहीं लेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो। जब उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी तब वो क्या है, उसमें रुचि जताएगा। आप जब जिस बालक की जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है उसे वो बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अगला है विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा। एनसीएफ में विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी कहा गया है, जिसमें कहा गया है बालक में जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा एवं सृजनशीलता का विकास करना। सृजनशीलता का मतलब होता है, कह रहे बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता। सृजनशीलता का मतलब होता है नए चीज़ों का निर्माण करना, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो बालक के अंदर जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास कराना। बालक के अंदर आपको ऐसी अवधारणा विकसित करनी जिससे वो हर चीज़ को सीखने, जानने की क्या करे, इच्छा जाहिर करे और वो नई नई चीज़ों का निर्माण करे। सृजनशीलता मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ बनाना। आगे क्या हमारा, विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं साइंस में उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए पानी, अगर पानी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसको संग्रह कैसे किया जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए,
पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बॉडी में कितना % पानी है, इन सारों चीज़ों के बारे में बताना। तो विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। आप जैसे पेड़ काटना, जैसे कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काटना क्यों हानिकारक है, क्या लाभ है उसका, हानि, उसके बारे में बताना। क्योंकि पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे इन्वायरमेंट क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि हमारा जीवन कठिन हो जाएगा यहाँ। तो विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। जो भी चीज़ें आप साइंस में पढ़ा रहे हैं वो उसके डेली लाइफ में कैसे यूज़ है, क्या उसका लाभ है, क्या उसका हानि है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट को बताते हुए आपको आगे जाना है। अगला कह रहा है आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करना। उसके आसपास जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में क्या करना है, उसको अध्ययन करना है, उसके बारे में उसको बताना है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे उपयोगी हैं और कैसे हानिकारक। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर हमारे जीवन के लिए क्या है, हानिकारक हैं। तो इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, विशेष सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और कूड़ा करकट आसपास क्या तालाबों में पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना है कि उसके आसपास पोखरी, तालाब, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए कैसे विद्यमान हैं या कैसे हानिकारक हैं। अगला कह रहा है कि दैनिक जीवन से जोड़ के वैज्ञानिक नियम समझाना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या है, उसके डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। जैसे आप लोग देखें न्यूटन का नियम, आप न्यूटन एक ही बार में तो कर नहीं लिए होंगे, न्यूटन एक ही बार में तो अपना नियम दिया नहीं होगा कि नहीं गुरुत्वाकर्षण की वजह से जैसे क्या है एप्पल नीचे गिरता है, वो उसने हज़ारों एप्पल को नीचे गिराया होगा, मैंगो, बनाना, बहुत सारे चीज़ों को ऊपर फेंका होगा, फिर वो क्या है नीचे आई होंगी। तो ऐसे जाके उसे क्या किया होगा, उन्होंने न्यूटन लॉ दिया होगा। तो आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे कि कोई भी बॉल ऊपर फेंकी जाती तो नीचे क्यों आती, क्यों नहीं आकाश में रुक जाती है, वो उसको दिखाएंगे, तब वो ज़्यादा समझेगा। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य, प्राथमिक स्तर पे जब हम प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में विशेष पढ़ाना है आपको। प्रजनन तथा यौन बीमारियों आदि को भी क्या करना है, शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित, प्रजनन, यौन बीमारियों संबंधित क्या है, इन सारे चैप्टर को क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे शामिल करना चाहिए। तो आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीएफ हमने कल पढ़ा था, ठीक है, एनसीएफ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब क्या करना भैया, एनसीएफ में गणित शिक्षण क्या कर रहा है कि बालक के अंदर एक गणितीय सोच पैदा करना है जिससे वो तर्क कर सके और अमूर्त चिंतन उसके अंदर विकसित हो सके, और जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो उसके डेली लाइफ में कैसे वो यूज है। ठीक है, और क्या कर रहा है, गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है और उसके जीवन में उसका क्या उपयोग है, तर्क करना, अमूर्त चिंतन विकसित करना, गणितीय सोच का विकास करना, यह क्या है एनसीएफ के गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है। विज्ञान और कंप्यूटर में क्या कह रहा है कि बालक के अंदर सृजनशीलता, मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, जानने की इच्छा, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको विकास करना है। और विज्ञान कैसे उसके दैनिक जीवन के लिए हेल्पफुल है और उसके आसपास पड़ोस में जो भी चीज़ें पाई जा रही, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो कैसे उसके लिए उपयोगी हैं और वो कैसे उसके लिए हानिकारक हैं, उसको बताना है। और दैनिक जीवन में जो भी वैज्ञानिक नियम है उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको क्या करना है, समझाना और बताना है। और नए चैप्टरों को शामिल करना है जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रजनन, यौन बीमारियों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहिए। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य, हमने मैथ के बारे में पढ़ा, मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और साइंस के बारे में हमने देखा, विज्ञान के बारे में देखा। ये हमारा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या कहता है कि पहले इतना जानिए कि पहले सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चलती थी। उसमें क्या है कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा में ये था कि अलग अलग किताबें पकड़ा दी जाती थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, ऐसे बहुत सारी किताबें अलग अलग थी, जिसको एनसीएफ ने क्या है शिक्षा का बोझ माना था और एनसीएफ ने उसे क्या किया, ख़त्म किया। तो जो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा पहले चल रही थी, अब उसे हटा के पर्यावरण की अवधारणा चल रही है। तो पर्यावरण की अवधारणा में क्या कहा गया है कि एक ही 3 से 5 तक एक ही पर्यावरण किताब होगी। ठीक है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, और उसी पर्यावरण के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट को जोड़ के उसी के अंदर पढ़ाया जा रहा है इस समय। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि एनसीएफ ने सामाजिक विज्ञान पर सबसे अधिक जोर दिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक विषय वस्तु का समीक्षात्मक जांच, समीक्षात्मक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तथा आलोचनात्मक जागरूकता का विकास करना।
बच्चे के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करना कि विषय वस्तु के बारे में वो सोच सके, जान सके कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका जांच पड़ताल वो स्वयं कर सके। आगे क्या करना है कि जो कक्षा 3 से आगे पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जाए। अभी हमने बताया कि कक्षा 3 से पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें एक ही किताब पर्यावरण की है और उसके अंदर इतिहास भूगोल जो भी सारी चीज़ें सब उसमें इंक्लूड है, एक ही किताब के अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई गई। 3 से 5 तक चल रहा है ईवीएस, ठीक है। इसमें क्या है, पर्यावरण शिक्षा में क्या किया गया है कि प्राकृतिक वातावरण के क्षरण, जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे प्रकृति में जो चीज़ें जो हमारे प्रकृति में क्षरण हो रही है, मतलब खराब हो रही है, जैसे पुरानी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो उस पर चिंता जताते हुए उसके संरक्षण पर जोर दिया जाए। संरक्षण मतलब उसके बचाने के लिए। तो जो भी प्रकृति में, जो भी हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें पहले से विद्यमान हैं उसका क्षरण हो रहा है, वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं, और उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को जागरूक करना है। आगे ये तो कह रहे कक्षा 2 तक कोई, हाँ, और इसमें अगला पॉइंट ये है कि कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि गतिविधि आधारित, बल्कि कोई कार्य करवा के, जैसे खेल कूद या कोई भी ऐसा कार्य करवा के उस पर आप क्या करेंगे, मौखिक आकलन, मतलब मौखिक परीक्षा लेंगे। मौखिक आकलन या अवलोकन द्वारा किया जाएगा। तो कहने का सेंस है कक्षा 2 तक कोई परीक्षा नहीं हो रही है, बच्चे से कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जाएगी और उसी को आप देखकर उसका आकलन करेंगे कि बालक कहाँ तक इम्प्रूव किया है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है आकलन में फेल या पास पर जोर न देकर। आकलन जो आप करेंगे, आकलन मतलब होता है वही परीक्षा जो भी ले रहे हैं, जो भी आकलन का मतलब होता है आंकना, जो भी आप उसका आकलन कर रहे हैं, तो आपको फेल और पास पे जोर दिए बिना, ठीक है, आपको फेल और पास पे जोर न देकर ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाए। आपको ABCD A to Z जो भी देना होगा आपको ग्रेडिंग प्रणाली दे सकते हैं, लेकिन फेल और पास नहीं लिख सकते हैं। आकलन में बच्चों को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहें। आकलन आप जैसे कर रहे हैं बालक को, तो किसी बालक को ऐसा नहीं, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो नहीं कर पा रहा है उसको आप ये नहीं कहेंगे समस्यात्मक बालक है, ये एक अच्छा को क्या है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं कहना है, ना आपको उसको बढ़ावा देना है, ना आपको उसे नीचे ले जाना है नॉर्मली। तो कह रहा है कि आकलन में बच्चों को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहकर सभी विद्यार्थियों के अधिगम, मतलब जो भी सीखने में अधिगम कठिनाइयों के क्षेत्र को पहचान कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। तो कहा जाए इसमें क्या निकल के आया निचोड़ हमारा कि जो भी चीज़ें हम जैसे बच्चे का आकलन किए, आकलन में आपको फेल और पास नहीं लिखना है। हाँ, आकलन करने के बाद अगर बच्चे में अधिगम में जो कठिनाई हो रही है, सीखने में जो उसे परेशानी हो रही है, उसे पहचान कर उसका जो भी समस्या हो रही है उस समस्या का पहचान कर उसका समाधान करे, उसे पहचान कर उसे समाधान करे, मतलब उसे बेहतर बनाने की कोशिश करे। बेहतर बनाने की कोशिश करना है, बेहतर बनाने की कोशिश का मतलब उसका समाधान करे जो भी समस्या हो रहा है। तो सेंस ये निकल के आ रहा है कि जब बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं तो आकलन करने के पश्चात आपको फेल और पास नहीं लिखना है, बल्कि क्या देना है, आपको ग्रेडिंग देना है, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसका निदान और समस्या समाधान आपको करना है। निदान मतलब होता है कारण को जानना है, उस कठिनाई को पहचानना है, उसके बाद समस्या का समाधान करना है, मतलब उसे पहले से बेहतर बनाना है आपको। अगला क्या कर रहा है, आकलन सतत और व्यापक दोनों होना चाहिए। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, जो लगातार आप ले रहे हैं। हाफ ईयरली नहीं, जैसे सतत का मतलब हो गया मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, ठीक है। और कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी हम किसी बालक से कुछ न कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, वो हमारा हो गया सतत आकलन। और व्यापक आकलन कहता है व्यापक मतलब जो हम साल के अंत में छमाही सालाना लेते हो, क्या हो जाएगा, आप व्यापक। तो कह रहा है इस और एनसीएफ में क्या लिखा गया है कि एनसीएफ में बताया गया है कि इस दस्तावेज में स्वकेंद्र, बालक को केंद्र में रख के आपको पढ़ाना है। अगर बालक पढ़ना चाहे
तभी आप पढ़ाएंगे, अन्यथा आप पढ़ाना नहीं है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के से कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे वो क्या है, उसमें रुचि जाहिर करे। तो सबसे पहले आपको बालक के अंदर रुचि पैदा करना है, और जैसे बालक के अंदर रुचि पैदा हो जाएगी उसके बाद क्या है, आप आगे पढ़ाई को उसके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की गई है, खासकर पोर्टफोलियो आकलन। तो स्व केंद्र मतलब बालक को केंद्र में रख के उसका क्या है, आकलन करना है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बालक का क्रमिक विवरण। बालक किस घर से आया है, बालक के माता पिता क्या करते हैं, ठीक है, बालक किस घर से है, बालक के माता पिता क्या करते हैं, बालक के परिवार की स्थिति क्या है, बालक किस समाज से बिलोंग करता है, उस गांव से है या शहर से, जिस गांव से या जिस शहर से वहाँ का माहौल क्या है, उसका क्रमिक विवरण तैयार करना। और बालक का जो है कि माँ बाप के प्रति क्या व्यवहार है, घर परिवार के प्रति क्या व्यवहार है, उसके आसपास पड़ोस में उसका क्या इमेज है, ठीक है, क्या व्यवहार है, और टीचर के प्रति उसका क्या व्यवहार है, इसका क्रमिक विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। अब बात आपको समझ में आ जाएगी पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो होता है बालक का क्रमिक विवरण, ठीक है। उसमें बालक के जन्म के बाद जब वो जानने समझने लायक होता है तो उसके घर परिवार में उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका व्यवहार है, उसका स्कूल में क्या व्यवहार है, उसके समाज में उसका क्या व्यवहार है, क्या उस सही गलत उसका जो भी चीज़ें, उसको एक क्रम में लिखना, उसने कितना सीखा, कितना बाकी है, क्या उसे कठिनाई हो रही है, सारी चीज़ों को क्रमिक विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है, हमारा पोर्टफोलियो। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य में पढ़ा कि सामाजिक विज्ञान की पहले अवधारणा चली थी जिसमें अलग अलग किताबें पढ़ा दी बच्चे को पकड़ा दी जाती थी। अब वो अवधारणा खत्म करके सामाजिक विज्ञान को हटा के पर्यावरण की अवधारणा चल रही है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को इन्वायरमेंट की एक ही बुक दी जा रही है और 4 के लिए अलग, 3, 4, 5 के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की बुक है। उस बुक के अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और उसमें ये बताया गया है कि प्रकृति में जो चीज़ें क्षरण हो रही हैं, जो चीज़ें खराब हो रही हैं, उसे कैसे बचाया जाए, इस पे विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि बालक का अगर हम आकलन कर रहे हैं तो उसे फेल पास नहीं लिखना है, उसको ग्रेडिंग देना है और उसके अंदर और उसे जो सीखने में, अगर बालक को होशियार और समस्यात्मक विद्यार्थी नहीं कहना है, बल्कि जो उसे सीखने में कठिनाई हो रही है उस कठिनाई को पहचान कर उसे पहले से बेहतर बनाना का प्रयास किया जाना चाहिए। और आकलन 2 तरीके से होगा, एक सतत और व्यापक। सतत मतलब लगातार, जैसे मंथली, हाफ ईयरली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, या क्लास में कुछ पढ़ाते समय पूछ लिया गया, सतत मूल्यांकन हो गया। व्यापक मूल्यांकन ये होता है जो साल के अंत में या छमाही सालाना होता है, वो व्यापक आकलन होता है। इसके बाद हमने बताया पोर्टफोलियो ये होता है जो बच्चे का क्रमिक विवरण तैयार किया जाए। क्रमिक विवरण ये होता है उसे घर परिवार, समाज, स्कूल में उसकी क्या स्थिति है, माँ बाप, अध्यापक और घर परिवार में लोगों के प्रति उसका क्या व्यवहार है, उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसका क्रमिक विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है, हमारा पोर्टफोलियो। और कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि गतिविधि के आधार पे जो चीज़ें आप करवा रहे उसी के आधार पे आप क्या करेंगे, उसका आकलन करेंगे, ठीक है। वो मौखिक आकलन होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं जबकि बारे में पढ़ा है हमने। क्या एनसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं समरी। एनसीएफ में हमने पढ़ा सबसे पहले सिद्धांत, 5 इसके सिद्धांत हमने पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि गणित में क्या इसके यूज़ हैं, एनसीएफ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा विज्ञान में क्या यूज, ये पढ़ा हमने। फिर इसके बाद क्या, कंप्यूटर की बात की। फिर इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात की। हमने क्या पढ़ा, गणित में बच्चे के अंदर क्या करना है, एक तर्क करने की क्षमता, एक गणितीकरण विकसित करना है, तर्क करना, ठीक है, समस्या समाधान करना, और जो भी चीज़ें उसे हम सिखा रहे हैं उसके दैनिक जीवन में कैसे उसका यूज है उसके बारे में बताना, और जो भी हम नियम बता रहे हैं वो, और इसमें हमने क्या सीखा, जिज्ञासा। और इसके बाद था संवेदनशील। इसमें हमने एनसीएफ में 4-5 चीज़ें, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा बचा हुआ है विद्यालय। क्या बचा है, विद्यालय का कक्षा कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कुछ बदलाव कैसे कैसे हुए हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो एनसीएफ अगर आप कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीएफ कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम आरटीई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनईपी 2020। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।